गुड इवनिंग गाइस। पिछले लेक्चर में मैंने आपको सेट नंबर 1 का क्वेश्चन नंबर 1 के विकल्प सारे सॉल्व कराए थे। वीडियो बड़ी होने की वजह से मैंने उसमें सारे क्वेश्चन नहीं कराए थे, तो वीडियो बड़ी ना हो इसलिए प्रत्येक क्वेश्चन का खा गा जो भी होंगे तो प्रत्येक क्वेश्चन का एक ही वीडियो आपको मिलेगी डेली। तो आइए स्क्रीन पर देखिए। पहला क्वेश्चन कह रहा है कोलरास का नियम क्या है, इसके अनुप्रयोग क्या है। पहले समझो कोलरास है कौन। कोलरास एक साइंटिस्ट का नाम है। कोलरास किसका नाम है? एक साइंटिस्ट का नाम है। कोलरास जी ने कहा था कि वैद्युत अपघटन ले लो, उसका बहुत ज्यादा मिला लो, तो उस पर क्या कहा था? अनंत तन्यता पर उसकी मोलर चालकता उसके आयनों के योग के बराबर होगी। क्या कहा कोलरास जी ने? अनंत तन्यता, अनंत मतलब जितना कितना भी पानी और मिला लो तो उसके अनंत तन्यता पर उसकी मोलर चालकता उसके आयनों के योग के बराबर होगी। कोलरास का नियम कहलाता है। मतलब कोलरास ये बात कहा था तो उनकी बात को यहाँ पे वेरीफाई करने के लिए एक एसिटिक अम्ल को प्राप्त किया। ठीक है, देखिए तो क्या वो लैम्डा एम, एम क्या है? सांद्रता ली गई किसी की, मतलब वैद्युत अपघटन कोई लिया गया है उसके आयनों के योग के बराबर। तो नीचे जी एग्जांपल में मैंने लिया लैम्डा इन्फिनिटी मतलब अनंत, तो BaCl2 हम लोग BaCl2 को लिया और इसके आयनों में तोड़ दिया। तो मतलब ये कह रहे कितना भी पानी मिला लो उसके आयनों का योग हमेशा बराबर रहेगा। ये कोलरास का नियम कहलाता है। और आगे कह रहा है इसके अनुप्रयोग क्या है। इसके अनुप्रयोग क्या है? तो कोलरास के नियम के अनुसार अनुप्रयोग मतलब ये है वैद्युत अपघटन जो दुर्बल होते हैं अनंत तन्यता पर मोलर चालकताओं का निर्धारण करते हैं। और इसमें लिखा हुआ है एसिटिक अम्ल अनंत तन्यता पर मोलर चालकता निर्धारण HCl सोडियम एसिटेट NaCl की सहायता से की जा सकती है। तो ये था आपका कोलरास का नियम। आपका करीब 2 से 4 नंबर का पूछ सकता है, 2 से 4 नंबर का पूछ सकता है। बहुत इंपॉर्टेंट आपके कोलरास जी का नियम बहुत इंपॉर्टेंट है इस साल आने के लिए, जी जान लगा दो। ठीक है, तो देखिए क्वेश्चन नंबर दूसरे का खा देखिए आप। तो कह रहा है कि एक वैद्युत अपघटन अनपघटन के 2 ग्राम को 500 ग्राम बेंजीन में घोलने पर इसके हिमांक में 0.40 केल्विन की कमी हो रही है। यदि बेंजीन का हिमांक अवनमन स्थिरांक 5.12 केजी प्रति मोल है तो विलेय का मोलर द्रव्यमान ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो ये हिमांक का अवनमन क्या होता है? जब किसी का मान लो 100 डिग्री सेल्सियस या 0 डिग्री सेल्सियस पर कोई चीज जम रही है, यदि उसमें कोई और सा पदार्थ मिला दोगे तब तो उस 0 डिग्री सेल्सियस पे वह वस्तु नहीं जमेगी, तो उसमें क्या है? और कमी आएगी, गिरावट। उसी को क्या बोलेंगे? हिमांक में अवनमन। तो इसे क्या करते हैं? इसे डेल्टा TF से प्रदर्शित करते हैं क्योंकि फ्रीजिंग पॉइंट लिया जाता है। तो देखिए जहां एक वैद्युत अनपघटन के 2 ग्राम, जहां भी स्मॉल w दिया जाए, स्मॉल ग्राम दिया जाए समझो स्मॉल w का मान होगा, और बड़ा ग्राम दिया जाए तो समझो बड़ा w का मान होगा। तो देखिए तो स्मॉल w बराबर 2 ग्राम। अब कह रहा है 50 ग्राम बेंजीन में घोला, तो बड़ा W कितना दिया गया? 50 ग्राम। तो कह हिमांक में कमी हो गई, कितनी कमी हो गई? डेल्टा TF, तो 0.40 केजी प्रति मोल। अब आगे कह रहा है बेंजीन का हिमांक अवनमन स्थिरांक दिया गया है, KF होता है आपका अवनमन स्थिरांक, तो 5.2 केजी प्रति मोल। और कह रहा है कि विलेय का मोलर द्रव्यमान करिए, मतलब अणुभार पूछ रहा है विलेय का कितना होगा, स्मॉल m बराबर क्वेश्चन मार्क। तो दोस्तों सूत्र क्या होता है? हिमांक के अवनमन के अणुभार में संबंध, तो m बराबर लिख देंगे यहां पर
हिमांक के अवनमन से। तो देखिए दोस्तों, तो हिमांक के अवनमन से क्या सूत्र क्या होता है इसका, स्मॉल एम बराबर 1000 गुणे के एफ इंटू स्मॉल डब्ल्यू बटे अर्थात अपॉन डेल्टा टी एफ इंटू कैपिटल डब्ल्यू। तो इसमें क्या पूछा, बिले का मोलर द्रव्यमान। 1000 के एफ का मान कितना दिया गया 5.12, स्मॉल डब्ल्यू का मान 2 ग्राम, डेल्टा टी एफ का मान कितना दिया गया, डेल्टा टी एफ का मान दिया गया 0.40, कैपिटल डब्ल्यू का मान 50। तो हम जानते हैं इस पॉइंट से बराबर अंक के पॉइंट कट जाते हैं। अब यहां पे बचा जीरो, इस जीरो से ये जीरो कैंसिल, इस जीरो से ये जीरो कैंसिल, 2 टू जा 4। तो आपका यहां बचा हुआ है m बराबर 10 गुणे 512 अपॉन 5 गुणे 2। तो 5 दूनी 10, 2 से 2 कैंसिल, तो आपका आ रहा है यहां पे आंसर 512 ग्राम प्रति मोल। फिर से समझ लीजिए, तो इसमें क्या दिया गया है, एक वैद्युत आरंभ घटक के 2 ग्राम को 500 ग्राम में घोल रहे हैं। तो कह रहा है कि हिमांक में कमी हो रही है, कमी को इसने दर्शा दिया है, इतनी कमी हो रही है। और जब कमी होगी तो गति तो होगी थोड़ी बहुत, तो उस वेग स्थिरांक का मान भी इसने दे दिया है 5.12 केजी प्रति मोल। तो कह रहा है विलेय का मोलर द्रव्यमान बताइए। ठीक है, तो स्मॉल अपने जहां भी का छोटा ग्राम हो तो छोटे डब्ल्यू का मान बता दो, बड़ा ग्राम दिया गया बड़ा डब्ल्यू का मान। अब कह रहे हिमांक में कमी होती है, फ्रीजिंग पॉइंट, तो डेल्टा टीएफ से डिनोट करते हैं। किससे कहते हैं, डेल्टा टीएफ से डिनोट करेंगे। और कह रहा है मतलब गति होगी तो वेलोसिटी होगी तो के, तो क्या हो रहा है जमुना, तो फ्रीजिंग होगी, गति तो उसमें भी हो रही है, तो के एफ से डिनोट करेंगे। अब कह रहा है विलेय का मोलर द्रव्यमान क्या होगा, तो एम क्वेश्चन मार्क। तो हिमांक के अवनमन से सूत्र क्या होता है, एम बराबर 1000 गुणा के एफ इंटू स्मॉल डब्ल्यू बटे डेल्टा टी एफ इंटू कैपिटल डब्ल्यू। तो मैंने क्या किया, अब इसमें सारी वैल्यूओं को मैंने रख दिया। के एफ की वैल्यू दी गई 5.12 और इंटू डब्ल्यू की वैल्यू दी गई 2 और डेल्टा टी एफ की वैल्यू दी गई 0.40 और इंटू कैपिटल डब्ल्यू का मान दिया गया 50। तो मैंने क्या किया, इस जीरो से ये जीरो काट दिया, पॉइंट से पॉइंट काट दिया, इस जीरो से ये जीरो काट दिया, 2 टू जा 4। तो अब यहाँ पे क्या हुआ, जितना कटा काट दिया उसके बाद मैंने नई संख्या लिखी 10 इंटू 512 बटे अर्थात अपॉन 5 इंटू 2। तो 2 से अब 5 टू जा 10 और 2 बन जा 2। तो आपका यह कितना बचा, 512 ग्राम प्रति मोल। हेलो गाइस, तो क्या हुआ, आपके कुछ चैप्टर हटा भी दिए गए हैं, तो उन चैप्टरों को मैं इन सेट में सॉल्व नहीं कर रहा हूं। जो क्वेश्चन आपके चैप्टर से हैं, हटाए गए नहीं है, उन क्वेश्चन को मैं हल करा रहा हूं। आपको बेवजह परेशान नहीं करूंगा, फालतू में आपको ये भी याद कराऊं, कोई मतलब निकलेगा नहीं। जब निकलेगा नहीं तो उनको छोड़ो फिर। तो देखिए न्यू क्वेश्चन क्या कह रहा है कि दूसरे का गा। अब जितने क्वेश्चन छूटे जा रहे थे, तो हर क्वेश्चन में आपके 4 क्वेश्चन होंगे। जितने क्वेश्चन छूटते रहेंगे तो आगे आपको एक क्वेश्चन कम होता चला जाएगा, तो उससे कुछ आपको कोई लेना देना नहीं है। तो देखिए दूसरे क्वेश्चन में दूसरा का गा मैंने मान लिया, तो आप कौन क्वेश्चन को देखना, उसमें सेट में क्वेश्चन मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। ठीक, तो कारण शायद स्पष्ट कीजिए कि कह रहा है कि NiCl4 2 नेगेटिव अनुचुंबकीय है। ठीक है, कह रहा है कि NiCl4 2 नेगेटिव अनुचुंबकीय है, जबकि NiCO4 प्रतिचुंबकीय है।
यद्यपि इनकी ज्यामिति चतुष्फलकीय है, मतलब दोनों की ज्यामिति भी चतुष्फलकीय है। तो जब चतुष्फलकीय होंगे तो संकलन भी आपका sp3 ही होगा। ठीक है, देखिए स्क्रीन पर। तो कह रहा है, तो पहले अब इस पार्ट को हल कर ले रहे हैं, सॉल्व। तो इसको हल करेंगे तो NiCl4 2 नेगेटिव। तो यहां से पहले क्या करें, निकिल की ऑक्सी का संख्या निकाल लें। ठीक है, तो निकिल की ऑक्सी का संख्या निकालने के लिए इसका परमाणु क्रमांक याद होना चाहिए। तो निकिल का परमाणु क्रमांक होता है आपका 28। कितना होता है? 28। अब क्या करें, इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालो। तो 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d8। अब गाइस देखिए, स्टूडेंट देखिए, आप इसमें लिखा है वो 2 नेगेटिव। इससे ये सिद्ध होता है कि निकिल ने किसी को 2 इलेक्ट्रॉन दे दिए हैं। जब 2 इलेक्ट्रॉन दे दिए हैं तो पहले इलेक्ट्रॉन, नियम ये कहता है यदि बाहरी कोश में s व d कोश आ रहे हैं, बाहरी कोश में s व d उपकोष आ रहे हैं, तो पहले इलेक्ट्रॉन s से निकलेंगे और उसके बाद उपकोष d से इलेक्ट्रॉन निकलेंगे। तो देखो यहाँ पे कितने इलेक्ट्रॉन दे दिए हैं? 2 इलेक्ट्रॉन दे दिए हैं। तो 2 इलेक्ट्रॉन किससे पहले निकलेंगे? s से। तो s वाला कक्षा कैसा हो जाएगा? बिल्कुल मेरा खाली हो जाएगा। तो हमारा रियल इलेक्ट्रॉन विन्यास बनेगा जाके, ये तो मेरा गलत हो गया। किसके अकॉर्डिंग? अगर 2 नेगेटिव के अकॉर्डिंग, वैसे गलत नहीं है। तो यहां पे इसका क्या बनेगा जाके? 28 निकल 2 पॉजिटिव। जो 2 इलेक्ट्रॉन किसी को उसने दे दिए हैं, तो देखिए 28 Ni2 पॉजिटिव। अब आप कहोगे इसमें 2 इलेक्ट्रॉन 2 पॉजिटिव कहां से आ गया? तो 2 पॉजिटिव इस वजह से आ गया, अगर यहां पे इसकी ऑक्सी का संख्या निकालेंगे तो कितने निकल के आएगी? 2 निकल के आएगी। तो इधर देख लीजिए आप, तो आप हमेशा केंद्रीय धातु की ऑक्सीकरण संख्या निकालते हैं। किसकी निकालते हैं? केंद्रीय धातु की ऑक्सीकरण संख्या निकालते हैं। उसे आप कुछ भी मान सकते हो, एक्स वाई जेड। तो मैं क्या कर माना निकिल की ऑक्सीकरण संख्या एक्स है, तो निकिल की ऑक्सीकरण संख्या कितनी? एक्स प्लस क्लोरीन की ऑक्सीकरण स्टेट होती है -1 और मल्टीप्लाई कितने का है? 4 का। तो प्लस माइनस माइनस इंटू 4, और इसमें कितना आवेश दिया गया है? जो आवेश दिया गया -2। तो x प्लस माइनस माइनस 4 बन जा, 4 इक्वल -2। माइनस के 4 उधर जाएंगे तो क्या बचेगा? -2 प्लस के 4। तो x बराबर आपका कितना निकल के आया? +2। और हमेशा कोऑर्डिनेट कंपाउंड में ऑक्सीकरण संख्या को हमेशा नामकरण करते हैं, तो इसे रोमन अंक में लिखते हैं। किस में लिखेंगे? इसे रोमन अंक में भी लिखते हैं। ठीक है, तो इस तरीके। अब इस पे कितना ना, Ni पे कितना चार्ज आ गया? 2 इलेक्ट्रॉन, मतलब सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन किसी को दिए हैं। तो अब इसका इलेक्ट्रॉन विन्यास रियल क्या होगा जाके? तो 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d8 4s0 4p0। तो क्या कह रहे हैं? तो अब ये कह रहा है कि ये अनुचुंबकीय है। क्यों? कारण सर समझा रहे हैं तुम्हें। तो क्या होगा, पहले हम देखो डी में कितनी कक्षक होती हैं? डी में कक्षक होती हैं आपकी 5। 1 2 3 4, 1 2 3 4 5। अब इसमें इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 8 इलेक्ट्रॉन। तो 8 इलेक्ट्रॉन किसके अनुसार बढ़ेंगे? हुंड के अनुसार। हुंड जी ने कहा था पहले प्रत्येक कक्षा में एक एक इलेक्ट्रॉन को भरेंगे और बचे हुए इलेक्ट्रॉन शेष
पुनः पहली कक्षक से भरेंगे और वो इलेक्ट्रॉन कहलाएंगे एंटी क्लॉकवाइज। तो हुंड जी के अनुसार चल रहा हूं, पहले एक एक इलेक्ट्रॉन भर दो, बचे हुए इलेक्ट्रॉन कितने बचे हुए हैं? 3 इलेक्ट्रॉन, 1 5 6 7 8। ठीक है, अब 4s में तो इलेक्ट्रॉन है ही नहीं। s का कक्षक कितना होता है? एक कक्षक होते हैं। p में कितने कक्षक होते हैं? p में बच्चों कक्षक होते हैं 3। कौन कौन से होते हैं? px, py, pz। तो ये कह रहा है क्वेश्चन कि निकल Cl4 नेगेटिव आपका अनुचुंबकीय है। तो अब गौर से देखना यहाँ पे क्या प्रोसेस होगी। जो हमारा Cl है ये हमारा लिगेंड है, ये आपका स्ट्रॉन्ग लिगेंड ना होने के कारण ये इन कक्षकों को अयुग्मित नहीं करा पाता है, इसलिए ये NiCl4 नेगेटिव अयुग्मित होगा। देखिए तो क्या हुआ, जो Cl के जो इलेक्ट्रॉन है वो इतना लिख दे रहा हूं मैं, Cl नेगेटिव दुर्बल लिगेंड होने के कारण यह डी कक्षक को युग्मित नहीं कर पाएगा। क्यों नहीं कर पाएगा? इसमें इतनी क्षमता नहीं है कि डी वाले कक्षक से उलझ जाए। अगर ये उलझेगा डी वाले कक्षक से, ये तमचवा देगा, फेंक देगा अलग, मरो जाके। इनकाउंटर भी कर सकता है ये Cl का, इतना पावरफुल है। अब ये पावरफुल ना होने की वजह से ये इससे लड़ झगड़ नहीं सकता है, इसलिए ये बेचारा खाली कक्षक में अपने सारे इलेक्ट्रॉन को व्यवस्थित करके युग्मित कर देता है। तो देखो S का कक्षक करेगा, इस तरीके से। अब ये कक्षक क्या आपस में संकृत हो जाएंगी, ये कक्षक आपकी संकृत हो गई। S की कितनी कक्षक आपकी? 1। P की कक्षक कितनी मिली आपको? 3। अब आपने संकर क्या होता है, जैसे मान लो 2 किलो चीनी ले लो और 1 किलो आप ले लो खोया, तो दोनों को मिक्सिंग बनाओगे मिठाई। तो उसी तरीके से यहां मिक्सिंग हो गए हैं। अब दोनों से मिक्सिंग होंगे तो क्या होंगे? 2 पार्ट बनेंगे। एक आपका ये कौन सा बन गया? इसके 3 पार्ट मिलाए तो ये आपका क्या बन जाएगा जाके? पी के कितने कक्षक मिलाए? 3। तो क्या बनेगा जाके हमारा संकरण? sp3। कौन सा संकरण बनेगा? sp3 बनेगा। और sp3 संकरण बनता है तब इसकी कौन सा एंगल में बनेगा? ये 109 डिग्री 28 मिनट पे बनेगा। तो देखिए इसमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉन का मतलब होता है जितनी कक्षाएं आपकी पेयर्ड ना हो, भरी ना हो पूर्ण रूप से। अब देखो आप इसमें कक्षक कितनी नॉन पेयर्ड है, अनपेयर्ड है, कितनी? 2 कक्षक। तो 2 कक्षक कितने इलेक्ट्रॉन और होना चाहिए युग्मित होने के लिए? 2 इलेक्ट्रॉन। तो अयुग्मित इलेक्ट्रॉन कितने होंगे इसके? 2। और जिसमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉन 1 से लेकर जितने भी आएंगे वो कहलाएंगे अनुचुंबकीय, और जिसमें एक भी इलेक्ट्रॉन अयुग्मित नहीं आएंगे वो कहलाएंगे आपके प्रतिचुंबकीय।